आज विजयादशमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामना। विजयादशमी धर्म की जीत, अधर्म के नाश का बहुत बड़ा संदेश देती है और हमें आयुर्वेद में वर्णित जो सदव्रत है उस सदव्रत को भी साथ में पालन करने का एक नया उजाले के तरह एक पथ प्रदर्शन भी करती है। हमारे यहाँ आचार रसायन के माध्यम से रोगी के लिए कुछ विशेष बातें जो सदव्रत के रूप में, जो धर्म के रूप में कही गई है। जैसे हम सभी जानते हैं कि सामान्य रूप से हम आज धर्म का अर्थ ऐसा कर लेते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं, सिख हूं, ऐसे। मगर धर्म का अर्थ जैसे एक हम सामान्य अर्थ में समझे तो पड़ोसी धर्म है ना, यानी जो यथा योग्य स्थिति में करने जैसा कर्तव्य है उसको धर्म कहा गया। यानी हम धर्म के बिना सुख नहीं है, ऐसा हम आयुर्वेद में भी एक रेफरेंस मिलता है। तो उसका अर्थ है कि जो स्वस्थ दिनचर्या में बताई गई, स्वस्थ रहने के लिए रात्रिचर्या बताई गई, ऋतुचर्या बताई गई, इन सभी का मतलब वहां योग्य कर्तव्य जो हमारे जीवन को सस्टेन करने के लिए, जीवन को दीर्घायुष्य में बदलने के लिए जो बताया गया, ऐसा ही कुछ धर्म के साथ हम उसको जोड़ के देख सकते हैं कि हम इन सभी आचार रसायन, जीवन को सुखरूप बनाने वाले सारे विहार और आहार का हम वहां सेवन करें और इस तरीके से धर्म परक रहने वाले लोग, जो धर्म के साथ साथ रहते हैं, जो धर्म को पालना करने वाले लोग हैं, यानी कर्तव्य का उचित पालन करते हैं, वो दीर्घायुष्य, जो आयुर्वेद का प्रथम अध्याय है, हम सभी जानते ही हैं, उसके अनुसार हम उसको यहाँ समझ सकते हैं। आज के व्याख्यान के लिए हमारे आज के मुख्य स्पीकर है डॉक्टर ब्रह्मदत्त। डॉक्टर अनुभा की कैंप में ड्यूटी है तो वो आ नहीं पाए हैं, तो डॉक्टर ब्रह्मदत्त का ही आज हम सीधा मुख्य वक्ता के रूप में आज उनको सुनेंगे। डॉक्टर ब्रह्मदत्त, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है विश्व परिषद की ओर से कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आज हमें आप ज्ञान यज्ञ से यहाँ आहुति देकर ज्ञान यज्ञ में हम उसमें से ज्ञानान्वित होंगे। आप वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ कमार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डी नोवो जयपुर में अभी कार्यरत है। आपने बीएमएस और एमडी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से किया हुआ है। इसके साथ साथ आपको 2019 में धन्वंतरी अवार्ड से श्री श्री साईं बाबा आयुर्वेदिक कॉलेज जयपुर के द्वारा नवाजा गया है। आपको बहुत सारे क्लब्स, रोटरी क्लब्स इत्यादि के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी आपको मिला हुआ है। इसके साथ साथ आपने रोगी कल्याण समिति गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद हॉस्पिटल बूंदी से भी आपको वहां अपने उत्तम कार्यों के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया है। आपका यूजी टीचिंग 7 इयर्स, मोर देन 7 इयर्स है और अभी आप वर्तमान समय में करीब 1 साल से पीजी टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पीजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ऐसे विद्वान स्पीकर का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर ब्रह्मदत्त। थैंक यू मैम। क्या अभी मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, मैं अपना स्लाइड शेयर करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रेस्पेक्टेड केतन दबे मैम, आपने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी सुन रहे हैं, जो भी सीनियर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं और ये जो लेक्चर सुनने के लिए जो है अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं। बहुत एक कॉमन टॉपिक मैंने लिया है आज के बारे में। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो इंडाइजेशन,
मैक्सिमम जो ओपीडी पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ बाल रोग विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, तो एक जो कॉमन कंप्लेंट है, हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, इसको भूख नहीं लगती है। हम कितना भी खिलाने की कोशिश कर लें, बट उसको भूख लगती ही नहीं है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं और लगभग हर घर में, हर छोटे बच्चों में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आई एम डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर। पहले हम इसका आधुनिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे कि मॉडर्न में इसको क्या बताया है और क्या इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, क्या उसके एडवर्स इफेक्ट है। देन फिर हम उसका आयुर्वेद पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। एलोपैथिक साइंस के अंदर इसका एक जो कॉमन टर्म यूज किया जाता है, दैट इज डिस्पेप्सिया और अपसेट स्टमक। इट इज ए कंडीशन ऑफ impaired digestion. It is not a disease rather than some symptom. इसको कोई डिजीज नहीं मानता, बट ऐसा मानते हैं कि हाँ ये कॉमन एक चीज है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? अपर एब्डोमिनल फुलनेस, हार्ट बर्न, नोजिया, बेल्चिंग एंड अपर एब्डोमिनल पेन। और जो मोस्ट कॉमन चीज देखने को मिलती है कि वो खाना खाने बैठते हैं, बट उसका खाना खत्म नहीं हुआ, बट उससे पहले उसकी भूख खत्म हो गई। दैट इज द मेन चीफ कंप्लेन ऑफ द पेशेंट। क्यों क्यों किस किस कारण से ये हो सकता है? It is usually caused when the acid from the stomach break down the protective lining of the digestive system. जब जो एसिडिक मीडियम है स्टमक का, वो स्टमक से बाहर है ना, इसोफेगस के थ्रू बाहर आ जाता है, या फिर स्टमक की वॉल को ही वो डिस्ट्रॉय करता है, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन या इरिटेशन हो सकता है। कुछ मेडिकेशन हैं जो कि इस इरिटेशन को प्रोवोक करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट एलिमेंट हैं यदि किसी एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर, तो वो जो ईसोफेगस का स्ट्रिक्टर है उसको रिलैक्स करके रखता है, जिससे कि वो एसिड बाहर आ जाता है। मोस्ट कॉमन बच्चों में, स्पेशली जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, वहाँ पर स्ट्रेस है, 10th और 12th के बच्चे हैं, पढ़ाई की इतनी ज़्यादा चिंता है कि उनको भूख ही लगना बंद हो जाती है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस। एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। यदि किसी पेशेंट को ये समस्या है कि उसको रेगुलर इंडाइजेशन और इसके अलावा उसमें और बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, तो इट मे बी चेक, उसको आपको इन्वेस्टिगेट कराना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इससे क्या होता है, जो इसोफेजियल रिफ्लेक्स है, जो एसिड है स्टमक का, वो बाहर आकर के इन्फ्लामेशन और इरिटेशन करता है इसोफेगस के अंदर। कुछ ओबीस बच्चों के अंदर भी जो फैट का प्रेशर है वो स्टमक पे क्रिएट होता है, जिसके कारण भी इंडाइजेशन हो सकता है। इन केस ऑफ हाइटस हर्निया सेम थिंग इज देयर, और इन केस ऑफ स्टमक अल्सर और कैंसर इट इज देयर। माधव निदान में एक श्लोक है, अनात्मवंता पशुवत भुज्यते ये अप्रमाणतः रोगानिकस्य ते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति ही। कि जो लोग पशुवत खाते हैं, बिंज ईटिंग, है ना, भूख नहीं है फिर भी नमकीन बिस्किट, खाना खाने के बाद भी चलो आइसक्रीम खा ली, भूख नहीं है फिर भी कुरकुरे खा लिया, चिप्स खा लिया, तो ये जो अनात्मवान पशुवत भुंजते, ये पशुवत जो खा रहे हैं, इसका अजीर्ण का एक मूल कारण है। ऐसे ही एलोपैथिक साइंस ने भी बताया है, often indigestion is related to lifestyle and may be triggered by food, drink and medication. Overeating, or we can say binge eating, fatty, greasy, spicy foods, too much of caffeine, alcohol, chocolate, है ना, cold drinks, स्मोकिंग, एंजाइटी, एंटीबायोटिक्स, तो इनसे क्या क्या हो सकता है कि इनसे गैस्ट्राइटिस डेवलप हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इन केस ऑफ सीलियक डिजीज, गाल स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, पैंक्रियाटाइटिस, स्टमक अल्सर, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज एंड इंटेस्टाइनल इस्चीमिया, इन केस के अंदर भी आपको जो है इंडाइजेशन देखने को मिलता है।
थोड़ी सी हम कॉजेज़ की और बात करते हैं, तो मोस्टली जो डिस्पेप्सिया है या इंडाइजेशन है, ये फंक्शनल होता है। फंक्शनल मतलब इसका कोई बहुत इम्पोर्टेंट कारण नहीं है, बट आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्गेनिक कॉज की हम बात करें कि कोई बीमारी कौन-सी हो सकती है, जैसे अभी हमने बात की थी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स के रूप में बाहर आता है, या पेप्टिक अल्सर डिजीज़, या सर्टेन ड्रग्स, सर्टेन एंटीबायोटिक्स। फंक्शनल कॉज कौन-कौन से हो सकते हैं? पोस्ट-पेरिनियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एपिगैस्ट्रिक पेन। एक क्राइटेरिया है फॉर फंक्शनल डिस्पेप्सिया, दैट इज रोम 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या देखते हैं हम? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। वो क्या हो सकता है? इन किसी में से भी कोई एक सिम्टम यदि है, दैट इज फंक्शनल डिस्पेप्सिया। पोस्ट-पेरिनियल फुलनेस, अर्ली सेटेशन, epigastric pain, epigastric burning, and there is no evidence of structural disease. This is called functional dyspepsia. कुछ जो सिम्टम हम देखते हैं नॉर्मली, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट स्पेशली इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, nausea, burping, flatulence and bloating. ये अभी हमने सिम्टम्स की जो बात की थी, वही नॉर्मली हमें इंडाइजेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ब्लोटिंग पेन क्या है? फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबल सेंसेशन और टाइटनेस ड्यू टू बिल्डअप ऑफ गैसेस। ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर गैस बन रही है, जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है। पेशेंट ये शिकायत लेके आते हैं। बर्निंग सेंसेशन होता है, खाना खाने से पहले ही जो है उसकी मतलब बीच में ही उसकी भूख जो है वो पूरी हो जाती है। अनकंफर्टेबल फुलनेस आफ्टर मील, डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन एंड नोजिया। इसके लिए हम कौन-कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? नॉर्मली रूटीन में हमें कोई भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। एपेटाइज़र हम देते हैं और पेशेंट की एपेटाइट इंक्रीज़ हो जाती है। बट यदि ऐसा करने पर भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, देन गो फॉर द लैबोरेटरी टेस्ट। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को एनीमिया नहीं है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन हम करके देख सकते हैं। एक जो हमने बात की थी हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन, यदि आपको कोई संभावना लग रही है, कोई ऐसी उसकी हिस्ट्री मिली है पेशेंट की किसी आसपास या किसी घर वाले को, या जहाँ से वो जर्नी करके आया है वहाँ पर हेलिकोबैक्टर पायलोरी का इन्फेक्शन और किसी को था, तो आप स्टूल टेस्ट या ब्रेथ टेस्ट के माध्यम से उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यदि ये जो सारे फंक्शनल कॉज हैं, आपने सारे चेक कर लिए कि फंक्शनल कॉज नहीं है, तो फिर आपको अपर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी एबनॉर्मलिटी को चेक करना है। तो आप एंडोस्कोपी करा के देख सकते हैं कि कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट तो नहीं है जिसके कारण बच्चा जो है ढंग से खा नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आप एक्सरे, सीटी स्कैन ये भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मेनली मैनेजमेंट, एलोपैथिक मैनेजमेंट की पहले हम बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है हमें? जो फूड, स्पेशली जो हैवी फूड हैं, फास्ट फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको अवॉइड करना होता है। ये जब आप हिस्ट्री लेंगे प्रॉपर पेशेंट की, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारा बच्चा जो है बाहर का कुछ नहीं खाता, बस वो बिस्किट या टोस्ट कभी-कभी खा लेता है। तो वो आजकल बिस्किट और टोस्ट जो है उसको लोग घर का जो है आइटम समझने लग गए। दैट इज़ नॉट। यदि आपने घर के अंदर ला के रख रखा है, दैट इज़ फ्रॉम आउटसाइड। और कभी कभार आप बच्चे को देते हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। यदि हम सफ़र में हैं और कभी यूज़ करना पड़ता है तो दे सकते हैं। बट रेगुलरली आप सुबह शाम यदि किसी को टोस्ट या बिस्किट खिलाए जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉज इंडाइजेशन। और एक चीज़ और है, हम बहुत सारा खाना एक बार में खिलाने की बजाय बच्चे को यदि उसको पार्ट्स में दें, ईटिंग 5 और 6 स्मॉल मील्स एज अ डे इंस्टेड ऑफ 3 लार्ज मील, it will also correct the indigestion. कंट्रोलिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है, तो आप जैसे चिकित्सा करनी है उनसे बात करनी है जो स्ट्रेस लेवल पे हैं बच्चे 10-12 स्पेशली, कि उनकी प्रॉब्लम यदि है उनकी टेंशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आपको इंडाइजेशन करेक्ट होगा। एक चीज़ जो नॉर्मली माँ बाप गलत करते हैं वो है कि बच्चे ने तुरंत खाना खाया और उसको बाहर खेलने के लिए भेज दिया। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग।
Try to eat at least an hour before physical exertion और eat after that. या तो खेल के आए उसके बाद खिलाइए, या फिर कम से कम 1 घंटा पहले उसको खाना दीजिए। बाहर यदि वो फिजिकल एक्सरसाइजेज यदि ज़्यादा करने वाला है तो उससे 1 घंटा पहले उसको खाना खिलाइए। देन गो फॉर द स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजेस। As much as possible, avoid fatty, greasy food like fries and burgers. इनको आपको अवॉइड करना है, जैसा मैंने पहले बताया था। डिस्पेप्सिया में आप क्या दे सकते हैं? मेनली जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, प्रोकाइनेटिक्स दे सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक हैं H पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, या एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एजाइटी के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, ऐसा एलोपैथिक ने बताया। इनको इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा। मेन जो हम बात करने वाले हैं वो आयुर्वेदिक पार्ट की करेंगे। बहुत फेमस एंटासिड है डाइजीन, एंटी एसिड एंटी गैस टैबलेट, और बहुत ज़्यादा मार्केट सेल है इसका। बट यहाँ इसके मोड ऑफ एक्शन की ना बात करें, हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की। जो लोग इसको डिस्पेप्सिया में रेगुलर यूज कर सकते हैं, दैट में कॉज डायरिया, दैट में कॉज कॉन्स्टिपेशन, दैट में कॉज सम बोन डिफॉर्मिटीज, और कुछ एब्डोमिनल पेन और इस टाइप की शिकायतें भी रेगुलर यूज में लेने से हो सकती हैं। एल्जीनेट्स, जैसे एंटासिड हमने बताया था कि जो एसिड फॉर्मेशन हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना, कुछ बेस होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। बट एल्जीनेट्स क्या होते हैं? ये जो स्टमक के अंदर सबसे ऊपर वाले पार्ट पे एक लेयर बना देते हैं। इससे क्या होता है कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो होता है उसके थ्रू जो डैमेज होना होता है ईसोफेगस और अपर इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर, वो नहीं हो पाता, क्योंकि एसिड जो है वो ऊपर की साइड नहीं जा पाता। that are also useful in case of gastroesophageal reflux disease। ऐसे ही बहुत फेमस ये हैं रेनिटिडी में आपने सुना होगा, दैट इज H2 receptor antagonist. They are also effective, but some adverse effect is also there. Proton pump inhibitors, जो हम नॉर्मली यूज में लेते हैं, ओमेप्राजोल 10 mg की टैबलेट आती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो लोग एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे हैं या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहे हैं उनको थोड़ा सा इसको अवॉइड करना होता है। इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जैसे नाउजिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस, सम मायोपैथी, हेडेक एंड स्किन रैशेस। ऐसे ही एक मेटालोप्रोपेमाइड जो है बहुत फेमस, डोमपेरिडोन, तो ये है D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दैट इज प्रोकाइनेटिक। ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज ईसोफेजियल पेरिस्टालिक एम्पलीट्यूड, इंक्रीज लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर प्रेशर, इनहेंस गैस्ट्रिक एम्पलीट्यूड। इसको वो जल्दी कर देते हैं, जिसके कारण एसिड जो है जल्दी पास आउट हो जाता है और डिस्पेप्सिया में रिलीफ मिलता है। तो ये था कुछ आयुर्वेदिक पार्ट, बट एलोपैथिक पार्ट। अब मेन हम चीज आते हैं आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया, जो एलोपैथिक में एक सिंपल सा वर्ड था, आयुर्वेद में हम अजीर्ण या अग्नि मांद्य से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अजीर्ण जो है एक बहुत ही वृहद टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है, जैसा हम देखेंगे। एक परिभाषा है तो इसकी सब जानते हैं, समदोष समाग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्तवियेते। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि अग्नि की कितनी इम्पोर्टेंस है। समदोष समाग्नि, तो अग्नि जो है यदि पेशेंट की ठीक है तो वो हेल्दी माना जाता है। ऐसे ही गणनाथ सिंह जी ने बताया है कि ना जीर्यति सुखेन अन्नम विकारान कुरते अपि च यद अजीर्णम इति प्राहुस्तन्मूला विविधा रुजा। ये जो अजीर्ण है वो विविध व्याधियों का मूल है। यदि किसी पेशेंट में अजीर्ण है तो उसको फ्यूचर में बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, इसलिए इसको करेक्ट करना आवश्यक है। अर्थात ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि आपने इसको करेक्ट नहीं किया तो आप किसी व्याधि को करेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अग्नि को ठीक करना होगा। ऐसे ही काश्यप संहिता सूत्र स्थान में बताया है कुछ अजीर्ण के लक्षण।
विषाद गौरव चंद्रा श्लेष्म से अरति भ्रमा स्वस्थ व्रत उपरोधश्च अजीर्णस्य तस्य लक्षणम। लॉस ऑफ प्ले एक्टिविटी विद सैडनेस। बच्चा यदि किसी को अजीर्ण है तो उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएंगी, ऊपर से हमेशा दुखी दुखी रहेगा, है ना, ड्रॉजीनेस रहेगी, एक्सेसिव स्लाइवेशन, मुंह से जो है उसके लाला स्राव ज़्यादा होगा, डलनेस रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा बच्चे को, और इवन वो स्वस्थ व्रत वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाएगा, अपनी जो हाइजीन जो है वो प्रॉपर वो मेंटेन नहीं रख पाएगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्टमक है, और साफ सफाई का वो ध्यान रख नहीं पाएगा, आलस्य वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये अजीर्ण के लक्षण से आप बच्चे को पहचान सकते हो कि भाई इसमें अजीर्ण के लक्षण हैं। क्या क्या कारण बताए हैं, बहुत सारे कारण हैं, यदि इनको हम अवॉइड कर सकते हैं लाइफ स्टाइल में तो ऑटोमेटिकली अजीर्ण विल करेक्ट। जैसे अत्याम्बुपान, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप पिएंगे तो वो भी अजीर्ण को क्रिएट कर सकता है। अति मात्रा भोजन, ओवर फीडिंग। अभी आप देखेंगे कि माँ बाप की एक आदत होती है कि हमारा बच्चा जो है वो कम खा रहा है, तो क्या करेंगे, जबरदस्ती, उसको भूख नहीं है फिर भी जबरदस्ती उसको अपने हाथ से खिलाए जाएंगे कि भाई 2 रोटी तो उसको खानी है, तभी ये मोटा हो सकता है। और आप देखते भी होंगे कि आपने जबरदस्ती खिलाया है तब भी वो बच्चे की हेल्थ जो है प्रॉपर गेन नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती? कि वहाँ पर अजीर्ण की कंडीशन है, वहाँ अग्नि ठीक नहीं है, आप आहार उसको कुछ भी दे देंगे तो वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्व नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपको अजीर्ण को, इंडाइजेशन को करेक्ट करना है, तब जाके आप ब्राह्मण औषधियाँ दें, तब उसको आप प्रॉपर फूड दें। और फूड की भी हम आगे बात करेंगे कि एक कुक्षी के त्रिभाग कुक्षी है तो उसमें भी एक खाने का तरीका बताया है कि उसी तरीके से उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं करना, ओवर फीडिंग आपको नहीं करनी। अति लंघनम, बच्चों में तो इसलिए मना किया है कि फास्टिंग नहीं करनी। विषम आसन, इरेगुलर मील, कभी सुबह 10 बजे खा लिया, कभी दोपहर को 1 बजे खा लिया खाना, ऐसे करके यदि अ, आपकी इरेगुलरिटी है मील के अंदर तो वहाँ पर अजीर्ण उत्पन्न होता है। असात्म्य आहार, यदि बच्चे को, स्पेशली यहाँ बच्चों की हम बात कर रहे हैं, कि फूड यदि पैलेटेबल नहीं है ना, करेले की भी सब्जी है बट वो बनाई ढंग से नहीं गई है तो बच्चा नहीं खाएगा। ऐसे ही कोई भी अच्छे से अच्छी जो सब्जी है, यदि उसको आपने सुंदर तरीके से नहीं उसको सामने प्रस्तुत किया है या उसको बताया नहीं है तो उसके लिए असात्म्य रहेगी, और असात्म्य आहार कभी भी बॉडी में अच्छे से डाइजेशन नहीं होता। कफ कर आहार, अति रुक्ष, अति स्निग्ध गुरु भोजन, विदाही भोजन ये नहीं करना, डिस्टर्ब विशिष्ट भोजन। बिहार की हम बात करेंगे तो वेग धारण नहीं करनी, सप्रेशन ऑफ द नेचुरल अर्ज। स्पेशली क्या करते हैं बच्चे, स्टूल नहीं जाते, बिल्कुल जब लास्ट में उनको आ रहा होता है तब वो पास करने जाते हैं। तो स्टूल का जो है वेग धारण नहीं करना। जब बच्चे 4 से 5 साल के हो जाते हैं, स्पेशली 3 साल के बाद बताया है कि उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है, सुबह के टाइम उनको बोलना है कि आपको 10 मिनट जाके बैठना है। तो एक रेगुलरिटी होनी चाहिए वेग के अंदर, स्पेशली मल की हम बात कर रहे हैं, तो उससे भी क्या है, बच्चे को भूख अच्छी लगती है। स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर नींद एज के अकॉर्डिंग जो है बच्चों में होनी चाहिए, रात्रि जागरण नहीं करवाना। सेवाशयन ऋतु के अनुसार हमें ध्यान में रखते हुए ग्रीष्म ऋतु में हम करवा सकते हैं। छोटे बच्चों में भी थोड़े टाइम के लिए लेना होता है, जिसको एलोपैथ साइंस में नैपिंग बोलते हैं, एक मॉर्निंग नैप भी लेना होता है प्रॉपर, जिससे बच्चा एक्टिव रहे। दिनचर्या ऋतुचर्या को आपको प्रॉपर पालन करना है, सदव्रत का पालन करना है। ये सारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, भय चिंता क्रोध, इनसे दूर रहना है। आगंतुक निदान, अजीर्ण के कौन कौन से बताए हैं, एक तो विरेचन, स्नेह वस्तु व्यापक, स्नेह विभ्रम, देश काल वैषम्य एंड व्याधि यानी कोई भी बीमारी है तो उसके कारण भी बच्चे को, स्पेशली ज्वर की हम बात करेंगे तो वहाँ पर अन्नाभिलाषा। पूर्व रूप कि बच्चे में कैसे पता चलेगा कि अजीर्ण होने वाला है, तो उसमें
बच्चा खाने से मना करेगा बार बार, अरुचि होगी, सर्दी होगी, वहाँ पे वॉमिटिंग भी हो सकती है। और क्या देखने को मिलेगा, या तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा या फिर उसको डायरिया देखने को मिलेगा, या तो मल की ज़्यादा प्रवृत्ति हो जाएगी या फिर विबंध होगा। अपान वायु वहाँ पर रुक जाएगी, हाँ, और उद्गार भी होगा, शैथिल्य, चिराशूल, मूर्छा, भ्रम, अंगमर्द, तृष्णा, ज्वर, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप। जैसे कि वहाँ पर हमने जो बात किया था एलोपैथिक के अंदर, इंडाइजेशन को एकमात्र डिस्पेप्सिया, जहाँ वो बार बार एसिड एसिड की बात कर रहे थे, मोस्टली वो विदग्धा जीर्ण की हम बात कर रहे थे, बट यहाँ पर आप इतना सारा वृहद वर्णन देखने को मिलता है अजीर्ण का कि कितने तरीके से अजीर्ण हो सकता है। आमा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण, रसशेषा जीर्ण, दिनपाती जीर्ण, प्राकृत अजीर्ण। तो मेनली जो है ये 4 प्रकार के अजीर्ण हम देखते हैं कि आमा जीर्ण। आमा जीर्ण मेनली कफ दोष की वृद्धि के कारण होगा। इसके अंदर कफ दोष की वृद्धि के लक्षण ही आपको मिलेंगे, जैसे कि पेट में भारीपन महसूस होना, नौजिया महसूस होना, चेहरे पे थोड़ी सी सूजन, आंखों के नीचे थोड़ी सी सूजन महसूस होना, है ना। तो ये है आमा जीर्ण के लक्षण। विदग्धा जीर्ण में दाहा होगा, क्योंकि इसमें पित्त दोष की अधिकता है। बच्चा बेहोश भी हो सकता है, उसको गरम गरम जो है हॉट बेल्चिंग भी होंगी, बर्निंग सेंसेशन भी होगा। विस्तृता जीर्ण, इसमें मेनली वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है। तो वात दोष का जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ अजीर्ण में पेन होगा, है ना, टिकलिंग पेन, स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, टिम्पेनाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन इन द स्टूल एंड फ्लैटस। तो गैस भी पास ढंग से नहीं होगी और बॉडी में थकावट रहेगी, दर्द होगा। दैट इज द मेन सिम्टम ऑफ द विस्टब्धा जीर्ण। तो ये आप पहचान सकते हैं। और क्योंकि जब तक आप इस अजीर्ण के टाइप को नहीं पहचानेंगे तो उसकी चिकित्सा प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि बच्चे को भूख नहीं लग रही तो केवल एक ही मेडिसिन है आप दे दो, ठीक हो जाएगी। आपको अजीर्ण को पहचानना होगा कि किस टाइप का अजीर्ण है, किस टाइप के लक्षण है। तो इनको आपको पेशेंट से थ्रू क्वेश्चन के थ्रू पूछना पड़ेगा, यदि वो नहीं बता पाता है तो। एक होता है रस शेषा जीर्ण। इसमें भी जो लक्षण होते हैं, इट इज करेक्टराइज बाय डिसलाइक ऑफ मील्स, प्योर बेल्चिंग, हैवीनेस एंड टर्बिडिटी इन दी हार्ट। हृदय, यहाँ पर हार्ट जो है, जैसे डिस्पेप्सिया के अंदर मिलता है ना हार्ट बर्न, ऐसे ही यहाँ पर रसशेषा जीर्ण के अंदर हित द्रव के सिम्टम मिलते हैं, एक्सेसिव सलाइवेशन एंड हैवीनेस, स्पेशली इन दी अराउंड दी कार्डियक एरिया। तो काश्यप संहिता में लक्षण बताए हैं, यथा भुक्तम भवेद आमे, धूमोद्गार विदाहिनी, श्लेष्मण गुरुत्वम तु रसशेषेतु हृतद्रव। तो ये लक्षण बताए हैं। ऐसे ही जो नॉर्मल अजीर्ण है वो है दिनपाती अजीर्ण है, प्राकृत अजीर्ण। नॉर्मली जब खाना खाने के बाद हमें भूख नहीं लगती, दैट इज प्राकृत अजीर्ण। अब हम बात करते हैं संप्राप्ति की, अजीर्ण कैसे होता है। ये जो सारे हमने निदान बताए थे, इतने सारे निदान, आहारज, विहारज, मानस, आगंतुक निदान, ये त्रिदोष में परिवर्तन करते हैं। अब त्रिदोष की हमने बात की तो वात पित्त कफ तीनों है। तो पित्त के अंदर पाचक पित्त, वात में समान वात और कफ के अंदर क्लेदव कफ, मोस्टली इनकी दृष्टि होती है और ये ही पाचन में मेनली उत्तरदायी है। तो ये क्या करते हैं, जठराग्नि में दक्षाग्नि को दुष्ट करते हैं, वहां पर अग्नि मांद्य उत्पन्न करते हैं और अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। दोष समानवाद, पाचक पित्त, क्लेदक कफ, मैंने अभी आपको बताया। संप्राप्ति के अंदर दूष्य है पाचक अग्नि एंड रस, अधिष्ठान इसका आमाशय और ग्रहणी, स्रोतस है अन्नवय स्रोतस और स्रोतो दृष्टि है संघ। इसके क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं, यदि कफ की वृद्धि है तो राज्यक्षमा, पीनस, प्रमेय और अन्य कफल विकार भी हो सकते हैं। यदि पित्त की है तो बर्निंग सेंसेशन, ट्रस्ट एंड अदर पित्तज विकार, वातज विकार, वात की वृद्धि पे हो सकते हैं। और मेन जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो है विसूचिका, अल्सर एंड विलंबिका। जैसा कि हम जानते हैं आमा जीर्ण के कारण विसूचिका, विदग्धा जीर्ण अल्सर एंड विष्टब्धा जीर्ण उसके कारण विलंबिका हो सकता है।
इसके जो उपद्रव हैं वो मरणतक हो सकते हैं। मूर्छा प्रलापो वमथु प्रसेकम सदनम भ्रमा उपद्रवा भवन्ते ते मरणम चापी अजीर्ण। ये अजीर्ण के उपद्रव मरण तक हो सकते हैं यदि आपने प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं किया है तो। विसूचिका में क्या होता है, सूचीबद्ध पेन होता है, ट्रिकलिंग पेन, फेंटिंग, डायरिया, वॉमिटिंग, severe thrust, abdominal pain, giddiness, twisting of the arms and legs, yawning, burning sensation. These are the symptoms of Visuchika. ऐसे ही अल्सर, distension of the abdomen, dilution, flatus, moving upward, being blocked downward, जो भी है वायु की ना तो उदर गति होती है ना अधो गति होती, वायु और मल है ना दोनों की गति जो है वो अवरुद्ध हो जाती है अल्सर के अंदर। और विलंबिका, इसके अंदर जो भी हमारा खाया हुआ अन्न है ना तो वो ऊपर की साइड से ना तो मुंह के द्वारा ना फिर गुदा के द्वारा बाहर आ पाता, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कफ एंड वात दोषा, और इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अजीर्ण को आप समय रहते ही ट्रीट कर दें, अन्यथा इसके जो आगे उपद्रव होने वाले हैं उनकी चिकित्सा अत्यंत कठिन है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत कौन कौन से अपना सकते हैं अजीर्ण की चिकित्सा में। सबसे पहला हर डिजीज में आयुर्वेद का सिद्धांत आता है निदान परिवर्धन। जो भी हमने ये फैक्टर्स बताए थे इनको अवॉइड करना, आधी बीमारी तो आपकी यहीं ठीक हो जाएगी। फिर सभी टाइप के अजीर्ण में जो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज लंघन। बट बच्चों में ये चीज़ अवॉइड करनी है ना, छोटे बच्चों में स्पेशली एडोलेसेंट एज ग्रुप में आप करवा सकते हैं, बट उससे नीचे के एज ग्रुप में आप फास्टिंग ना करवाएं। उनको क्या करवा सकते हैं आप, दीपन, पाचन है ना, श्रोतोशोधन, ये औषधियाँ आप उनको दे सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज, कुछ यौगिक प्रैक्टिस और छत्वावजय चिकित्सा। हम देखते हैं यदि ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट हम बात करेंगे कि अजीर्ण, अलग अलग अजीर्ण जो हमने आपको बताए थे उनके अकॉर्डिंग अलग अलग चिकित्सा काश्यप संहिता में बताई गई है। जैसे हमने आमाजीर्ण के अंदर बताया था कि मेनली जहाँ कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट था, शरीर में भारीपन था, तो वहां पर आपको लंघन या फिर दोषाधिक्य है तो वमन करवा सकते हैं। ऐसे ही विदग्धाजीर्ण जहाँ दहा अधिक था, पित्त की वृद्धि थी, तो वहां पर पेशेंट को दीवार स्वप्न करने को बोला जाता है। ऐसे ही श्लेष्माजीर्ण जहाँ कफ दोष की अधिकता थी वहां पर स्वेदन कर सकते हैं। एंड रस शेषाजीर्ण, वहां पर आप लंघन आदि कर्मों से शोषण कर सकते हैं। और क्या चीजें कर सकते हैं, यदुक्तम पथ्य आश्रम, जनरल पथ्य अपथ्य जो बताए गए हैं, पथ्य का सेवन करना है, अपथ्य का नहीं करना। दीर्घ काल औषधानाम टू मुदक मंड सहदान, वहां पर औषधियों का लंबे समय तक आपको उपयोग करना पड़ सकता है, और आप दाढ़िम युक्त मोदक का मंड ये बच्चे को दे सकते हैं। और सह स्नेह लवणम व्योषम पेयो मांस रसो अपीवा, मांस रस में आप स्नेह, त्रिकटु और लवण मिला के दे सकते हैं। पाल मूलक यूशो व हितम शाल्य ओदन स्थितम, जो बाल मूलक है उसका आप यूज दे सकते हैं, और खाने में शाली चावल आप दे सकते हैं। कैसे हम अजीर्ण को रोक सकते हैं, फूड शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रीवियस इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, जब तक पहले का खाना नहीं पच जाए, बच्चे को भूख ना लगे, तब तक आप उसको खाने को मत दीजिए, है ना। ये मैंने आपको बताया था, पेरेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं कि खाने का टाइम हो गया, 2 बजे इसको खाना देना, भले बच्चे को भूख नहीं लगी फिर भी 2 बजे उसको खिलाना नहीं, ऐसा नहीं करना, है ना। स्पेशली आपको भूख लगने पे ही खाना देना है। स्पेशली यदि एक बार खाना आपने उसको दिया है तो 3 to 4 आवर आपको वेट करना है। जो भी वेग है उनका धारण नहीं करना है, ना करवाना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। जो भी उनका खाना हम पका रहे हैं उसमें दीपनीय द्रव्यों, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों जैसे जीरक, पिप्पली, रसोन, शुंठी, इनका आपको रेगुलर उपयोग करना है। दही के स्थान पर यदि आप छाछ का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलवेज प्रेफर लाइट फूड इन मॉडरेट क्वांटिटी, है ना। बहुत भारी अन्न कम मात्रा में खिलाने से अच्छा है कि लाइट फूड ज़्यादा मात्रा में खिलाएं, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल हो सकता है। वेजिटेबल के अंदर लेडी फिंगर, स्नेक गार्ड, बिटर गार्ड, पम्पकिन, ये आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं।
फूड लाइक खिचड़ी, रोटी, है ना, विविध अन्न से, जैसे ज्वार, बाजरा, दाल, सीरियल, इन सबको आपको खाने के अंदर यूज करना है, अलग अलग बदल बदल के। पीसीआरएस के अंदर भी कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कुछ किचन रेसिपीज बताई हैं, जैसे कि ये एडल्ट के लिए है, मात्रा बच्चों के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक, बाल रोग चिकित्सक की सलाह से। जैसे सौंठ, जिसको हम तुलसी भी बोलते हैं, तो वो खाने से पहले बच्चे को दे सकते हैं भूख बढ़ाने के लिए। ऐसे ही खाने के बाद में आप उसको पिपली का चूर्ण दे सकते हैं, अजमोदा का चूर्ण दे सकते हैं, इससे उसका दीपन पाचन प्रॉपर हो। कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे हिंगवास्तक चूर्ण है, उसको आप घी के साथ में जस्ट खाने से पहले बच्चे को हम देते हैं, या फिर गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं। लवण भास्कर चूर्ण है, वो आप छाछ के साथ मिला के दे सकते हैं। गंधर्व हस्तादि कषाय हैं, वो पानी के साथ दे सकते हैं। अजमोदा अर्क, ये आप पानी में मिला के दे सकते हैं। शंख वटी आप शहद के साथ या पानी के साथ या छाछ के साथ दे सकते हैं। चित्रकादि वटी छाछ के साथ या पानी के साथ। हिंगवादी वटी, दर्शनादि वटी, अग्निकुंडी वटी, संजीवनी वटी। संजीवनी वटी आप अजीर्ण के अंदर बहुत इफेक्टिव है, इसको आप अदरक चुरस से या गुनगुने पानी से देंगे तो। हिंदुकांत घृत, पिप्पलादि घृत, पिप्पल्यासव, कुमारी आसव, द्राक्षारिष्ट एंड जीरकाद्यारिष्ट, ये आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से बच्चों को दे सकते हैं। रस तंत्र सार एवं सिद्ध योग प्रयोग संग्रह में एक अजीर्ण के अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग मेडिसिन बताई गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आमा जीर्ण के अंदर इन्होंने हिंगवास्तक चूर्ण का उपयोग किया है, साथ में लहसुनादि वटी, संजीवनी वटी और चित्रकादि वटी। यदि विदग्धा जीर्ण या पित्त की अधिकता है तो वहां पर आपको शंख वटी, लवण भास्कर चूर्ण और आरोग्य वर्धनी वटी यूज करनी। ऐसे ही रस शेषा जीर्ण के अंदर आपको लवण भास्कर चूर्ण, अग्निकुंडी वटी और शुक्ति भस्म का उपयोग करना है। तो ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर कृष्ण गोपाल कालेड़ा भवन से, ये जो प्रकाशित होती है इसके अंदर। मार्केट प्रिपरेशन और अदर हम ड्रग्स की बात करें तो बालार्क रस आता है, ऐसे रस पिप्पली, बालवटी, बाल संजीवनी, संशमनी वटी, शिव मोदक एंड यवानी पंचक। इसमें अजवाइन, श्वेत जीरा, लवंग, जायफल और विड नमक होता है। मार्केट प्रिपरेशन में नॉर्मली कई सारे लगभग हर कंपनी जो है बच्चे की अजीर्ण के लिए, एपेटाइट बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोडक्ट हैं। जिसमें जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलते हैं वो हैं हिमालय की बॉनीसान सिरप, डाबर की जन्म भुट्टी, वैद्यनाथ का पुदीना अर्क, मूंझा की शिशु संजीवनी वटी, हिमालय की एक और प्रोडक्ट है लिप 52DS, चरक की एप्टीजूम एंड एमिल की एम्बलीफ्योर DS। ये सारी इफेक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप इनको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर लाइफस्टाइल इन आयुर्वेदा कंप्राइजेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आहार, आहार विधि विशेषायतन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये सब आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो, फॉलो करवाएंगे बच्चे से स्पेशली, तो उनको अजीर्ण होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। और लास्ट पार्ट जो है वो है काउंसलिंग का। ये काउंसलिंग जरूर करनी है कि आप बच्चे को जबरदस्ती ना खिलाएं, जब तक उसका पहले का खाना नहीं पच जाता आप उसको दूसरा खाना ना दें। और जो एटमॉस्फेयर हो खाने का वो बिल्कुल शांत हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा भागता खेलता कूदता खाना खा रहा है या टीवी देखता हुआ, है ना, कि पढ़ता हुआ या बातें करता हुआ, तो इस प्रकार से खाना नहीं खिलाना है। स्पेशली आजकल जो होता है कि बच्चे जो है खाना खाते समय टीवी देखते हैं, तो उसको अवॉइड करना। रेगुलर टाइम पे देना है। खाने से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले, सोने से 2 से 3 घंटे पहले उसको खाना खिलाना है। और थोड़ा सा वॉक भी होना चाहिए आफ्टर डिनर। फाइबर रिच डाइट देनी है, कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना। अवॉइड स्पाइसी, ऑयली एंड हैवी फूड आर्टिकल्स। टी कॉफ़ी बच्चे को नहीं देनी।
ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना, और फास्ट फूड जितना भी पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये जो सब है इनको अवॉइड करना। कई रिसर्च स्टडी भी हुई हैं, अच्छे आर्टिकल इंडाइजेशन के ऊपर, अग्निमांद्य के ऊपर पब्लिश हुए हैं। एक क्लिनिकल स्टडी हुई थी पंचकोल सिद्ध यवागु इन द मैनेजमेंट ऑफ अग्निमांद्य, आयु में पब्लिश हुई थी, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। पंचकोल जो है अग्नि वैषम्य को दूर करता है, तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है एक स्टडी पब्लिश हुई थी, क्लिनिकल स्टडी ऑफ दीपन एंड पाचन चूर्ण इन दी मैनेजमेंट ऑफ अग्निमांद्य एंड अजीम, है ना। दीपन जहाँ पर बच्चे को भूख नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन में आपको दीपन औषधियाँ देनी है, जैसे चित्रक, मरीच, तितली मूल और जीरक, या फिर इसका एक कॉम्बिनेशन आप यूज करें। ऐसे ही पाचन औषधियाँ, भूख तो बच्चे को ठीक लग रही है बट उसके शरीर में खाना लग नहीं रहा है ना। पेशेंट ये शिकायत लेके आते हैं तो उसको भूख तो बहुत अच्छी लगती है, खूब खाता है, बट इसका वेट गेन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आप पाचन औषधियाँ यूज करेंगे तो उस पेशेंट में ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, नींबू, गुड़ची, नाक केसर, अजमोदा एंड मुस्का, और कोशिश ये कीजिए कि जो आप कॉम्बिनेशन लें उसमें दीपन व पाचन औषधियाँ दोनों हैं। इससे क्या है, अजीर्ण और अग्निमांद्य जो है वो आराम से ट्रीट हो जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। जैसे कि सभी को पता है कि रोगा सर्वे अपि मंदग्निर्दाय, कि सभी रोगों का जो मूल है वो है मंदाग्नि। यदि आपने अग्नि को ट्रीट कर दिया है तो आपने पेशेंट को आधा ठीक कर दिया है, अन्यथा आप जो भी ब्राह्मण, दीपन और जो भी औषधियाँ देंगे वो पेशेंट में इजीली डाइजेस्ट नहीं होगी। थैंक यू। नमस्ते मैम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका। आपने बहुत ही बारीकी से, मैं देख रही थी कि बहुत सारे योग इसमें से मेरे गुरुजी मंगलदास जी स्वामी लिखते थे, कुछ मदन गोपाल जी गुरुजी लिखते थे, कुछ तो बहुत अच्छी कंपाइलेशन है। जरूर यहाँ अभी सुनने वाले सारे बच्चे उसका महत्व समझेंगे कि सच में ये बहुत ही ज्यादा विशेष है कि हम अलग अलग जगह पे अग्निमांद्य को सामान्य उसमें हम बड़ा लाइटली ले लेते हैं, मगर उसको हम विशेष रूप से निदान परिवर्जन से लेके आपने सारे पॉइंट्स को और बहुत सारी औषधियों के नाम वर्तमान समय में आधुनिक फार्मेसीज लिखती है वो भी, और जो प्रासंगिक शास्त्रीय योग है उनका भी आपने बहुत अच्छा कंपाइलेशन दिया, और साथ साथ में आधुनिक मत का भी बहुत अच्छा विवरण किया। मैं समझती हूँ कि जो विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि हम बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को इतना अच्छी तरह से चिकित्सा में तैयार करें कि जिससे यहाँ से निकलने के बाद वो 3 लोगों को नौकरी दे मगर नौकरी मांगे नहीं, यानी सर्विस प्रोवाइडर बने, है ना, सर्विस के लिए सर्विस सीकर ना बने। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से सारे ही स्टूडेंट्स इसको समझेंगे, और मैं समझती हूँ कि बालकों के रोगों के लिए तो है ही है, मगर साथ साथ में इसको हम बड़े की चिकित्सा के लिए भी साइमल्टेनियसली उनको हम उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं चाहूंगी कि हम यहाँ इस तरीके से इसको चिकित्सा के सिद्धांत के रूप में भी ले। किसी को प्रश्न पूछना है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते सर। एक अबे मैसेज आज बहुत अच्छा मिला, ये हिंगवाष्टक और लवण भास्कर का बड़ा ओवरलैप रहता था, आमाजीर्ण और आपने विदग्धाजीर्ण करके उसमें समझा दिया। आपकी आवाज मैं कह रहा हूँ सर, ये जो आपने ना आमाजीर्ण में हिंगवाष्टक स्पेसिफिकली बताया है और विदग्धाजीर्ण में आपने लवण भास्कर बताया है ना, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे वमन है तो वमन हम लोग यहाँ कराते हैं क्या एनआईए में बच्चे को? वमन स्पेशली जो हम आप एक बार अपने म्यूट कर दीजिए, आवाज इको हो रही। वमन स्पेशली जो हम स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए कराते हैं। अजीर्ण
मेनली दीपन पाचन औषधियाँ जो हैं उन्हीं से ही हम ठीक कर लेते हैं। उसके लिए हमें वमन कराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा जो मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया है ना, वो कालेडा कृष्ण गोपाल कालेडा भवन से जो पुस्तक प्रकाशित होती है वहाँ का रेफरेंस था वो हिंगवास्तव सिंह वाला। और वमन हम केवल स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर वमन और जलोका रक्त मोक्षण में भी केवल जलोका का उपयोग करते हैं किन्हीं पेशेंट के अंदर, और अजीर्ण के अंदर हमने नहीं यूज किया है वमन। सर दीपन पाचन औषधियों का काल क्या रहेगा? भोजनोपरांत ही रखें या कोई और भी काल रख सकते हैं उसका? भोजनोपरांत मतलब एज ए पॉलिसी है वो, या मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आम है, आम का पाचन करना है हमको, भोजन अपने आप ही पच जाएगा, ऐसा भी एक थ्योरी है। देखो, अब पेशेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंग, यदि आप बता रहे हैं ना आम है, यदि अब अजीर्ण के इतने सारे रेट बताए थे हमने, तो यदि आम है तो आम का, जब मैंने आपको बताया था आम होगा तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी, तो उस कंडीशन में हमें जहाँ तक हो ये जो औषधियाँ हैं वो पहले देनी है कुछ। बट यदि अन्य टाइप हैं जहाँ भूख नहीं लग रही है तो वहाँ पर हमें पाचन औषधियाँ हैं जो बाद में देनी है। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। एक जनरल ट्रीटमेंट हम नहीं बोल सकते। मैंने जैसा आपको बताया ना कि हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हाँ बच्चे को अजीर्ण है तो ये दे दो, LIV52 दे दो या केवल ये दे दो, तो उससे वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होगा। फिर वो क्या होता है कि आपने LIV52 ले रहा है पेशेंट जब तक तो ठीक है, बट जैसे ही वो दवाई बंद करेगा वो उसका ट्रीटमेंट फ्लॉप हो जाएगा, है ना। फिर ये आएगा कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कब तक, क्या जीवन भर लेनी है। तो आप सबसे पहले जो उसकी बीमारी है, जिसको बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में जड़ से इलाज होता है, तो पेशेंट का ये फेथ है। तो ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों पर डिपेंडेंट बना दें। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जल्दी से जल्दी हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, फिर हम उसको जो निदान प्रवर्जन और अन्य जो चिकित्साएं हैं वो उनकी तत्वावधायक चिकित्सा स्पेशली, कैसे उसको खाना है, कैसे रहना है, दिनचर्या ऋतुचर्या इनको कैसे पालन करके इन चीज़ों से बचें। एक बार ठीक करने के बाद फिर उसको ये बीमारी ना हो, तो ये कोशिश करनी है, ये हमारा ध्येय है। मैम, हेतल मैम से मेरा रिक्वेस्ट है, मैम पीपीटी प्लीज शेयर कर दिया करिए। हम लोग हर चीज लिख नहीं पाते उस समय, जी तो ये थोड़ा सा बेटर रहेगा ना। अभी सुनते ही हैं लेक्चर, अगर लिखने का टाइम करेंगे तो लेक्चर में प्रॉब्लम आती है, सिग्नल भी जाता रहता है बीच बीच में। मैडम को शेयर कर देना ना आप। जी जी, मैंने मैडम पिछली बार भी मैम से कहा था जी। और थैंक यू एक सर, सूचना और दे दूं, यदि आपको, यदि मेरे ये लेक्चर या अन्य 50 लगभग डिजीज हैं हमारे, आप एक बार ऑफ कर लीजिए साउंड, इको हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि यदि आपको, ये तो आपने अजीर्ण के बारे में सुना था, और भी कई सारी बीमारियां हैं इनके ऊपर मेरा एक खुद का यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं। तो 50 डिजीजेस हैं वहाँ, मैंने उनको एलोपैथ तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं, एलोपैथिक मैनेजमेंट क्या है और आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या है, वो आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया है मेरा ही रिकॉर्डेड आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको इलेबोरेट किया है, बट जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो इतना ब्रॉड नहीं है, बट पीपीटी इज प्रेजेंट देयर। थैंक यू जी, थैंक बहुत यू बहुत थैंक यू धन्यवाद डॉक्टर ब्रह्मदत्त। डॉक्टर पंकज, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं मैम, बस यही जी है, जी जी पीपीटीज भी मिल जाती हैं तो और अच्छा रहता है मैम, जी 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 राइट जी डाउन। बिल्कुल। बिल्कुल जी जी। हाँ जी, वो थोड़ा पिछले वाला जिसमें पेशी उन्होंने ना वो बताया था, हाइपोथायराइडिज्म वाला, जिन मैम ने लेक्चर लिया था, जी उनका भी नहीं आया है पीपीटी, तो वो मिल जाता तो थोड़ा हेल्प रहती। जी। जी। हाँ,
मैं सभी जो जैसे अभी श्रोता है उन सभी से एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जैसे अभी आज भी डॉक्टर ब्रह्मदत्त का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा लेक्चर रहा, मगर इनिशियली सिर्फ डॉक्टर वीना और डॉक्टर प्रिया है ना, दो ही व्यूअर्स थे, या दोनों ही हमारे ही स्टूडेंट्स है यहाँ से, जबकि मैं लगभग 15 ग्रुप्स में और एक ग्रुप्स में कम से कम 150-200 ऐसे 100 के आसपास भी किसी ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स है, सभी को मैं शेयर करती हूँ। तो मेरा सभी से निवेदन है कि लाइव सुनना चाहिए, और मुझे मैक्सिमम बच्चे ऐसा कहते भी हैं कि भाई अच्छा मैडम वो तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, है ना, तो इसलिए फिर वो हमने किसी किसी टीचर्स जो है उनसे सलाह मशवरा भी करते हैं, समय समय पर मैं जैसे सभी से पूछती भी हूँ कि और क्या अच्छी राय रहेगी, तो उसी राय में एक बार आया था कि भाई सभी को यहाँ आके ज्वाइन करे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं एक गूगल फॉर्म अभी शेयर करूंगी, तो जो बच्चा गूगल फॉर्म भरेगा, जो स्टूडेंट भरेंगे, उनको हम पर्सनली उनके ईमेल पे डाल देंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा उसका रिस्पॉन्स, जो व्याख्यान माला हम लगे हुए हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे चिकित्सकों का निर्माण करें और कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पे समर्थ होकर खड़े हो जाए, तो जो जैसे डॉक्टर पंकज जी मांग रहे हैं तो उनके ईमेल पे पहुंच जाएगी, है ना। तो ये ऐसा है क्योंकि सबके लिए वो, जैसे हमने मोर देन 70 लेक्चर्स अवेलेबल करवाए, है ना, मगर हम सोचते हैं कि कौन ज्ञान पिपासु है, कौन किस तरीके से है, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि हम एक फॉर्म भर दें और बस वो सबमिट कराते ही हम लगभग 3 दिन के अंदर ही पहले पहले ही कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम 3 दिन में हम आपको उसको उस लेक्चर की लिंक को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसको आप अच्छी तरह से फिर से रिपीटेडली उसको सुन सके। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि जैसे इससे क्या कि हम जैसे डॉक्टर ब्रह्मदत्त आए हैं, है ना, तो उनको एक अच्छा ऑडियंस दे पाए, अच्छे से क्वेश्चन दे पाए, जिससे पता है एक अच्छे टीचर के लिए उससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, तो मुझे समझ में आता है कि भाई जैसे कोई ध्यान से सुन ले और उसके बाद उससे समझ के प्रश्न भी पूछ ले तो दिन बन जाता है। तो मैं चाहूंगी कि भी बहुत सारे प्रश्न भी हो, हमारे आदरणीय सारे स्पीकर है जो हमारे निवेदन पर यहाँ ज्ञान गंगा में एक और यज्ञ की आहुति देने के लिए आते हैं, तो उनका भी मनोबल और पुष्ट हो जाएगा, उनको भी आना बहुत अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद को इस तरीके से चिकित्सा के रूप में हम लोगों के बीच में जाए और बहुत अच्छी तरह से उसको ऊपर उठा सके। और कहीं ना कहीं मैं बार बार कहती हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर ले देती हूँ कि भाई हम आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बना सके और घोषित करवा सके, तो हम कहीं ना कहीं चिकित्सा के माध्यम से सबल रूप में लोगों के बीच में जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं डॉक्टर ब्रह्मदत्त का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और आपने बहुत अच्छी तरह से सिद्धांत को इलेबोरेट करके पूरा डिसेक्शन करके रखा है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाएंगे। जैसे मैं एक छोटी सी बात यहाँ रखना चाहूँ कि जैसे रिपीटेडली मेरे पास गायनी में ऐसे पेशेंट होता है, आते हैं कि 8 साल से 10 साल से श्वेत प्रदर ही ठीक नहीं हो रहा है, बड़ा मामूली सा है, हमारे पास ऑलरेडी अच्छा पढ़ा लिखा पेशेंट है, तो 8 साल की प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, मॉडर्न की भी, आयुर्वेद की भी, होम्योपैथी की भी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जब भी उसमें अग्निमांद्य की चिकित्सा से आगे बढ़ती हूँ, है ना, तो सच में जो आपने पंचकुल वाली यवागु बताई डॉक्टर साहब, तो वो सच में बहुत अच्छा काम करती है कि हम उसके माध्यम से अगर संसर्जन क्रम या यवागु के फॉर्म में भी उसको देते हैं तो ये बहुत ज्यादा कारगर है। यानी एनआईए का स्टूडेंट्स और सारे जो ज्वाइन करते हैं वो सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हम किसी भी रोगी के अंतिम डॉक्टर बने, हमारे बाद उनको नेक्स्ट डॉक्टर ना पकड़ना पड़े। और डॉक्टर ब्रह्मदत्त ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि कहीं ना कहीं रोगी को हम आयुर्वेदिक दवाई लेनी ही है, ऐसा ना कर दे, इसके बदले ऐसा करे कि भाई निदान परिवर्जन और अग्नि का ध्यान रखते हुए अगर करते हैं तो हमारी दवाई बंद करने, आयुर्वेदिक दवाई बंद करने के बाद भी रोगी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सारे मिलकर कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं आयुर्वेद की चिकित्सा सफल है और बिल्कुल जड़मूल से ठीक करती है। उन बातों को हम साबित कर पाएंगे लोगों के सामने कि हाँ, आयुर्वेद दवाई ना भी लो तो भी वो बाद में उसको हैबिट भी नहीं होती और शरीर की मैकेनिज्म अपने आप काम करती है। तो डॉक्टर ब्रह्मदत्त, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद
कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और इतना अच्छा ज्ञान आपने हम सभी को दिया। और इससे पहले के 2 लेक्चर्स में डॉक्टर दीक्षा खतुरिया ने बहुत अच्छी तरह से संभाला। मैं जामनगर CME में गई हुई थी, तो उन दिनों में कहीं जर्नी में थी और वापस आने में भी 2 शुक्रवार ऐसे हो गए। तो डॉक्टर दीक्षा, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, और डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि दोनों दिन आप दोनों ने कोऑर्डिनेटर के रूप में विश्वामित्र परिषद की इस व्याख्यान माला के अखंड यज्ञ को चालू रखा, उसमें अनवरतता बनी रही। तो मैं आप सभी का, वो दोनों का बहुत ज्यादा हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और इसके साथ साथ इस व्याख्यान माला में जुड़ने वाले सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और जो स्टूडेंट्स इससे बहुत अच्छा अपना जीवन उन्नत करेंगे, प्रगति करेंगे, उन सबके लिए आज विजयादशमी की फिर से बहुत सारी शुभकामना। और हम कहीं ना कहीं बढ़िया चिकित्सक बने, इसके लिए हमेशा अनवरत रूप से कहीं ना कहीं पढ़ते लिखते रहना चाहिए, और हमें चरक का अध्ययन करके उन्हीं के सिद्धांतों का अनुशीलन, अनुगामी बनना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप सभी आचार्य चरक की इच्छा का ध्यान रखते हुए उनके सिद्धांतों का पालन स्वयं के जीवन में भी करेंगे और साथ में दूसरों के जीवन में भी करवाएंगे। तो इसके साथ साथ जैसे दीप प्रज्वलन के लिए भी मैं यहाँ 2 दिन नहीं थी, तो डॉक्टर कपिला, डॉक्टर हार्दिक और उसके साथ डॉक्टर सुरभि, और एक का मुझे नाम नहीं आता है तो थोड़ा सा वो मुझे माफ कर देना, तो वो छात्रा भी यहाँ आके उसने संभाला है। तो बेटा आप सभी का भी बहुत ज्यादा हार्दिक धन्यवाद कि जो मैंने अपना ऐसे एक बनाया है कि नहीं, मेरे से जब तक हो पाया मैं इस व्याख्यान माला के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए बढ़िया सफल रूप में स्थापित करने की कोशिश करूंगी, और आप सभी उसमें साथ देते हैं। उन सभी को हृदय से पुनः पुनः धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। मैं अंत में शांति मंत्र बोलूंगी और आप सभी म्यूट रख के ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।